हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो कल हम विषय पढ़े थे या जो टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, उस टॉपिक में हमने भारतीय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया था। और जो सिंधु नदी तंत्र का हमने अध्ययन किया था, उस नदी तंत्र में हमने देखा सिंधु नदी की उत्पत्ति कैसे हो रही है, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित हो रही है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, सिंधु नदी भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, सिंधु नदी अपना संगम कहाँ पर बनाती है, सिंधु नदी की दाहिने तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें श्योक, ठीक है, उसके अलावा कौन सा, हुंजा और गिलगिट। उसके अलावा भारत के बाहर यदि बात करते हैं तो काबुल के अलावा गोमल, कुर्रम, इस तरह से नदियाँ थीं। कौन सी, दाहिने तट की। लेकिन बाएं तट की सहायक नदियों का यदि हमने अध्ययन किया तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, तो इन नदियों का हमने अध्ययन किया है, इनकी उत्पत्ति का अध्ययन किया कि ये कहाँ से निकली हुई हैं, कहाँ पे संगम बना रही हैं। इसके अलावा मैंने दमचौक विवादित क्षेत्र का अध्ययन किया। इसके अलावा क्या किया इसके अलावा जो है दमचौक का अध्ययन कर लिया और एक दो और विवादित स्थल थे उनका भी अध्ययन किया गया। इसके बाद अब नदी तंत्र का दूसरा जो हिस्सा है, उस हिस्से का हम अध्ययन करें तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नदी तंत्र को किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र की उत्पत्ति की यदि बात करते हैं तो हिमालय के उस पार अर्थात तिब्बत के पठार से हुआ है। और जब तिब्बत के पठार से इस नदी तंत्र का जन्म हुआ है तो यह नदी हिमालय पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है, हिमालय पर्वत के समानांतर। और जब हिमालय पर्वत के समानांतर प्रवाहित होती है तो यह नदी हिमालय पर्वत के समानांतर प्रवाहित होते हुए तिब्बत में बहते हुए पूर्व दिशा को बहती है। और जब पूर्व दिशा को बहती है तो तिब्बत में इसका नाम रखा गया है क्या, सांगपो या सापो। तिब्बत में इसका नाम क्या रखा गया है, सांगपो या सापो। लेकिन इसको चीन में यारलुंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यह नदी तिब्बत और भारत के अंतिम छोर पे पहुंचती है, वहाँ पे हिमालय का पूर्वी पर्वत चोटी है, उस पर्वत चोटी का नाम क्या है, उस पर्वत चोटी का नाम है नामचा बारवा। और नामचा बारवा के निकट यह क्या करती है, तीव्र मोड़ बनाती है और तीव्र मोड़ बना करके दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित होती है। और जैसे दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित होती है तो इसका नाम बदल जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, दिहांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। और यह नदी जैसे ही नीचे आती है तो सदिया नामक स्थान आता है। तो सदिया नामक स्थान पे इस नदी को, ठीक है, यदि हम बात करते हैं सदिया से ही अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर समाप्त होता है और असम का बॉर्डर शुरू होता है। तो सदिया नामक स्थान से इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र पड़ता है। जब ब्रह्मपुत्र पड़ता है तो पूरा असम भर यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। लेकिन जैसे ही धुवरी नामक स्थान पर पहुंचती है तो धुवरी में भी इसका नाम बदल दिया जाता है। और धुवरी कहाँ है, धुवरी से यह भारत को छोड़ करके कहाँ पे, बांग्लादेश में प्रवेश करने का काम करती है। तो जब बांग्लादेश में धुवरी से प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। और जैसे तीस्ता नदी आकर के इसमें मिलती है तो इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, उसके नीचे आते हैं तो पद्मा के नीचे इसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस नदी तंत्र को हम पूरी कोशिश करें कि मैप से, मानचित्र से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि पूरा भूगोल आपको मैप पे मैं पढ़ाऊंगा। और इस क्लास को देखने के बाद आपको फिर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका यदि नोट्स बना ले रहे हैं, एक बार पढ़ ले रहे हैं, एक बार रिवीजन करा ले रहे हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे वीडियो को पुनः देख ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपका यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, और आप ऐसा करेंगे तो 100% है कि यह तैयार हो जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का उद्गम जो हुआ है, उस उद्गम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक झील पाया जाता है, जिस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील में के ही पास क्या है, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर है। यहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर। और जो यह चेमालुंगडुंग ग्लेशियर है, यह ग्लेशियर ठीक है किस पर स्थित है, तो आपके कैलाश पर्वत श्रेणी पे। और कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, चीन में। और चीन
में है, लेकिन विशेष रूप से तिब्बत में। लेकिन तिब्बत पर किसका नियंत्रण है? चीन का, इसलिए चीन ही कहते हैं। ठीक है, यहीं पे एक और ग्लेशियर पाया जाता है, और उस ग्लेशियर की यदि हम बात करते हैं तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है? यांगशी ग्लेशियर। यहीं पे एक और ग्लेशियर पाया जाता है, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? यांगशी ग्लेशियर नाम है, यांगशी ग्लेशियर नाम है। ठीक है, तो यह देख रहे हैं कि कैलाश तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट क्या है? कैलाश पर्वत पे एक ग्लेशियर पाया जाता है, जिस ग्लेशियर का नाम है चेमालुंगडुंग ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर के कौन से? यांगशी ग्लेशियर नामक स्थान से एक नदी निकलती है। वह नदी क्या करती है? पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है, और जब पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है तो देखिए यह यहाँ से चलना शुरू कर रही है। ऐसे नदी चलती है, और ऐसे जब चलती है तो यह पहुंचती है यहाँ पे, और यहीं पे एक दर्रा पाया जाता है, दर्रा। और इस दर्रे का मैं अध्ययन भारत के प्रमुख दर्रों के अंतर्गत कर चुका हूँ। इस दर्रे का नाम क्या है? यांगयाप दर्रा। ठीक है, उसी यांगयाप दर्रे से यह नदी भारत में प्रवेश करती है, और जब भारत में प्रवेश करती है तो ऐसे प्रवाहित होती है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते हुए यहाँ पहुँचती है। इसी स्थान का नाम है धुवरी, और धुवरी से ऐसे पहुँच करके पुनः कहाँ पे आ जाती है? आपके इस हिस्से में एक खाड़ी पाई जाती है, और इसी खाड़ी में यह प्रवेश करने का काम करती है। तो इस खाड़ी को यदि देखें तो इस खाड़ी को नाम क्या दिया गया है? इस खाड़ी का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसको नाम क्या दिया गया है? बंगाल की खाड़ी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यह आपका किस नाम से जानी जाती है? बंगाल की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो आगे चलेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है इसके उपनाम क्या है। ब्रह्मपुत्र यदि जो नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यारलुंग नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं? यारलुंग नाम से जानते हैं। यह यारलुंग कहाँ पे जानते हैं? चीन में जानते हैं। उसके बाद इसको पुनः क्या कहते हैं? सांगपो। और सांगपो नाम से क्या, इसको किस नाम से जानते हैं? या तो इसी को फिर हम नाम क्या देते हैं? सांपू नाम देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सांगपो या सांपू के नाम से जानते हैं। तो सांगपो या सांपू कहाँ पे कहते हैं? हम तिब्बत में कहते हैं। यारलुंग किसको? ठीक है, यारलुंग किसको कहाँ पे कहते हैं? इसको पाकिस्तान में कहने का काम करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अरुणाचल प्रदेश पहुँचते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। और उसके नीचे यदि थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, और उस जनजाति का नाम क्या है? बोड़ो। और बोड़ो जनजाति के लोग इसको एक नाम देते हैं, और वह नाम क्या है? कुल्लम-बुथुर नाम है। अरुणाचल प्रदेश में बोड़ो जनजाति के लोग पाए जाते हैं, और यह बोड़ो जनजाति के लोग जो होते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं कुल्लम-बुथुर। और कुल्लम-बुथुर का मतलब होता है कल कल की आवाज़ करने वाली नदी। ठीक है, चूँकि पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, वेग ज़्यादा होता है, और वेग ज़्यादा होने के नाते इससे एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है। और जब विशेष प्रकार की आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को बोड़ो जनजाति के लोग क्या कहते हैं? कल 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 की आवाज़ कहते हैं। इसलिए इसको उन्होंने अपनी भाषा में नाम क्या दे दिया? कुल्लम-बुथुर नाम दे दिया। लेकिन जैसे ही नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम की सीमा पे पहुंचती है, सदिया नामक स्थान पे, तो सदिया से इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र के आगे आते हैं तो यहाँ पे क्या है? आपका धुवरी है, और धुवरी से जहाँ तक तीस्ता नदी मिलती है वहाँ तक इसको क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और जमुना के आगे जहाँ पे आकर के कौन सी, यहाँ से कौन सी? पद्मा या गंगा नदी आकर के मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और पुनः इधर से बराक नदी आकर के मिल जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, और नाम बदल के क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम
नाम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के उपनामों की बात करते हैं। और यह उपनाम में पहला उपनाम आपका क्या मिलेगा? सबसे पहले उपनाम की बात करते हैं तो यारलुंग नाम है, यारलुंग नाम है, यारलुंग। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा नाम क्या है? सांगपो। दूसरा नाम आपका है सांगपो, सांगपो, या इसी को और किस नाम से हम जानते हैं? सापू नाम से जानते हैं। इसी को सांगपो या सापू नाम देते हैं। तीसरे नाम की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा नाम क्या हो जाएगा? दिहांग नाम हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? दिहांग हो जाएगा, दिहांग। चौथे की यदि हम बात करते हैं तो चौथा क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा कुल्लम बुथूर नाम हो जाएगा। कौन सा? कुल्लम, कुल्लम बुथूर नाम हो जाएगा, कुल्लम बुथूर। और कुल्लम बुथूर के बाद यदि आगे चलते हैं तो पांचवा नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नाम हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के बाद यदि बात करते हैं तो अगला नाम क्या आ जाएगा? अगला नाम, छठा नाम जो होगा, यह नाम हो जाएगा आपका जमुना। अगला नाम क्या होगा? जमुना होगा। उसके बाद सातवें की यदि हम बात करते हैं तो सातवां नाम क्या हो जाएगा? जमुना के बाद इसको हम कहते हैं पद्मा, पद्मा। और पद्मा के बाद यदि चलते हैं तो अगला नाम क्या होगा? आठवां। आठवें को क्या कहा जाएगा? मेघना, मेघना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप आज तक सिर्फ पढ़े होंगे ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन आज देखिए आपको ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम आपके सामने लाए गए। कितने नाम है? 8 नाम। और उठ 8 नामों की यदि बात करते हैं तो यारलुंग है, ठीक है, उसके बाद सांगपो है, उसके बाद दिहांग है, उसके बाद कुल्लम बुथूर है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद जमुना है, उसके बाद पद्मा है, उसके बाद क्या है? मेघना। अर्थात जब ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे जिस नाम से जाना जाता है वो नाम क्या होता है? मेघना। लेकिन अब यह देखते हैं कि ये नाम कहाँ कहाँ और कैसे रखे गए हैं। तो सबसे पहला नाम जो है, जो यह है, इसको हम कहाँ पे रखे हैं? तो यह नाम रखा गया है चीन में। मतलब चीन में लोग इसे क्या कहते हैं? यारलुंग के नाम से। दूसरा सांगपो, और सांगपो कहाँ पे कहेंगे? तिब्बत में कहने का काम कहेंगे। सांगपो कहाँ कहेंगे? तिब्बत में कहेंगे। अच्छा, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। तो सांगपो का अर्थ, सांगपो या सापू का मतलब क्या होता है? पवित्र करने वाले। सांगपो या सापू नदी का मतलब क्या होता है? पवित्र करने वाली। अर्थात वह नदी जो क्या कर रही है? उस भौगोलिक क्षेत्र या सीमा को पवित्र करने का काम कर रही है। ठीक है, तो यह इस क्षेत्र में देखेंगे पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र होने के नाते यह क्या कर रहा है? इस क्षेत्र के लोगों को या उस क्षेत्र के जीव जंतुओं को या बायोडाइवर्सिटी को जल उपलब्ध कराने का काम कर रहा है, वहाँ के लोगों को सींच रहा है, पवित्र कर रहा है। इसलिए इसे क्या कहा गया? सांगपो या सापू, जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाली। और कहाँ पे? तिब्बत में। उसके बाद दिहांग की बात करते हैं तो यह कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग। कुल्लम बुथूर कहते हैं बोडो जनजाति के लोग, बोडो जनजाति के लोग, बोडो जनजाति के लोग। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की यदि बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पे कहते हैं? असम में कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके बाद जमुना कहाँ पे कहते हैं? तो बांग्लादेश में कहते हैं। बांग्लादेश में क्या नाम दिया गया? जमुना। उसके बाद पद्मा की बात करते हैं तो पद्मा कहाँ से कहते हैं? भैरव बाजार से चांदपुर तक। कहाँ से? भैरव बाजार से चांदपुर, चांदपुर तक। कहाँ पे? बांग्लादेश में ही, बांग्लादेश में ही। उसके बाद अंतिम है मेघना। कहाँ पे कहते हैं? तो चांदपुर से, चांदपुर से कहाँ तक? डेल्टा तक, डेल्टा तक। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 नाम कौन कौन सा? यारलुंग चीन में, सांगपो या सापू तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, कुल्लम बुथूर अरुणाचल प्रदेश में ही कौन से? बोडो जनजाति के लोग। फिर ब्रह्मपुत्र असम में, जमुना बांग्लादेश में, पद्मा बांग्लादेश में ही लेकिन भैरव बाजार से चांदपुर तक, और उसके बाद मेघना चांदपुर से लेकर के कहाँ तक? डेल्टा तक। अब ये भी पूछा जाता है कि किन किन नदियों के मध्य
किन किन नदियों के मध्य या किन किन स्थानों के मध्य इनको ब्रह्मपुत्र तथा जमुना तथा पद्मा के नाम से जानते हैं। तो अभी जब मैपिंग हम करेंगे, इस मैपिंग में पढ़ने का काम करेंगे। देखिए रेड कलर से जो नदी बनाई गई है, यही नदी हमारी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक और काम करेंगे और उस काम में हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा हम ऐसे देखेंगे, ऐसे इसलिए देखने का हम नाम ले रहे हैं कि यह जो हिस्सा है यह आपका क्या पड़ता है, यह आपका पड़ जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला यह जो हिस्सा है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, नागालैंड। और इस नागालैंड के नीचे यदि हम आते हैं तो ऐसे ही हमारा क्या है, यह वाला असम है, और यहाँ वाला हिस्सा क्या है, मेघालय। और मेघालय और असम हो गया। और यहीं से यदि हम आते हैं तो यह हमारा त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बगल में यह कौन सा है, मणिपुर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका मणिपुर हो जा रहा है। जरा राज्यों को देख लेते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा है आपका, सिक्किम है। तो सिक्किम का भी हमें अध्ययन करना होगा, क्योंकि तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है। अब देखेंगे कि यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा में, मेघालय में और असम में, इतने राज्यों में से कितने राज्यों में प्रवाहित होने का काम करती है। सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जब है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे नाम दिया गया है दिहांग। लेकिन एक चीज़ और हम यहाँ पे देखने का काम करेंगे, यहाँ पे एक पर्वत चोटी पाई जाती है, यहाँ पे एक पर्वत चोटी पाई जाती है और इस पर्वत चोटी को नाम दिया गया है। और यह नाम जो होगा वह नाम यह होगा कि इसको नाम दिया गया है आपका कौन सा, यह है नामचा बारवा। यह क्या है, नामचा बारवा है। और नामचा बारवा की विशेषता भैया, यह हिमालय पर स्थित चोटियों में सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, हिमालय पर स्थित चोटियों में यह सबसे पूर्वी चोटी है। और इसी पूर्वी चोटी के पूर्व से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो जरा देखेंगे यहीं से क्या होता है, एक दर्रा पाया जाता है। यह एक दर्रा है और इस दर्रे को नाम दिया गया है, कौन सा नाम दिया गया है, यांग याप दर्रा। ठीक है, यांग याप दर्रा नाम इसको दिया गया है। ठीक है, इसको नाम दिया गया यांग याप दर्रा। और यांग याप दर्रा का अर्थ भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, एक और हो गया कि यांग याप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करने का काम करती है। दर्रा किसे कहते हैं, तो दर्रे का क्लास में बहुत बाकायदे से लिया था और उसमें कहते हैं कि दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले मार्गों को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। और यहीं पे एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखेंगे हम, और विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहीं पे एक पाया जाता है आपका क्या, यहीं पे एक पाया जाता है वाटरफॉल, यहीं पे एक पाया जाता है वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो दर्रा पाया जाता है, सॉरी, यहाँ पे एक जलप्रपात पाया जाता है और उस जलप्रपात को हम क्या लिखते हैं, दिहांग गार्ज। इसको क्या कहते हैं, दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। और यह जो दिहांग गार्ज है, इस दिहांग गार्ज की विशेषता क्या है, दिहांग गार्ज किसके द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे ही यह क्या करती है, तीव्र दक्षिणावर्ती मोड़ बनाती है तो वहाँ पे यह पर्वत श्रेणियों को काट करके, और पर्वत श्रेणियों को काटने के बाद क्या करती है, एक खड्ड का निर्माण करती है और उसी खड्ड को हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। और इसी गार्ज के गहरे और सकरे भागों को किस नाम से जानते हैं, कैनियन के नाम से जानते हैं। यह किस नदी पर बना हुआ है, तो इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, स्थित है। और राज्य यदि पूछ दिया जाए तो राज्य क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अच्छा, एक चीज नाम देखेंगे, इसका एक और नाम है और उस नाम को कहते हैं कोरवा। इसको दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है, इसको कोरवा नाम भी दिया गया है, कोरवा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो गार्ज पाया जा रहा है उस गार्ज को क्या कहते हैं, दिहांग गार्ज। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरवा गार्ज के नाम से जानते हैं। अर्थात जब पहाड़ियों पर से नदियों का जल अचानक नीचे गिरता है तो वहाँ एक खड्ड का निर्माण करता है और उसी खड्ड को हम क्या कहते हैं, गार्ज। और यही गार्ज जब अत्यधिक गहरा और सकरा हो जाता है तो उसको हम कैनियन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चला कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ठीक है, उसको नाम, फिर वह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यांग ऑफ द रेस्ट किस स्थान पे, नामचा बरवा के पूर्व दिशा से। यह क्या करती है, जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो एक गार्ज का निर्माण करती है। उस गार्ज को क्या कहते हैं, दिहांग गार्ज कहते हैं। और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या है, कोरवा गार्ज है। और आगे चलेंगे तो इसको दिहांग गार्ज ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दिहांग लोकल क्षेत्र की प्रमुख नदी दिहांग है, इसलिए इसको हम क्या नाम दिए हैं, दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि हम आगे चलते हैं तो आगे चलेंगे तो एक नदी आती है, वह तिब्बत के क्षेत्र से प्रवाहित होकर के आती है। एक चीज ध्यान देंगे, हम यदि नदियों को बना रहे हैं, सहायक नदियों को, तो जो इस तरफ से नदियां आ रही हैं उसको हम एक कलर से और इस तरफ से आने वाली नदियों को दूसरे कलर से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है और आकर के यह यहीं पे मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी है। यह किसकी सहायक है, तो आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किस दिशा से आ रही है भैया, बाएं तट की मिलने वाली सहायक नदी है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र में बाएं तट से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी का क्या नाम होगा, तो दिहांग नदी होगा। दिहांग नदी भारत में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक स्थान पाया जाता है और इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान की यदि बात करते हैं तो इसी स्थान का नाम क्या है, सदिया नाम है। इसी का नाम क्या है, सदिया। इसी का नाम जो है सदिया है। और आगे जब चलेंगे हम तो इस सदिया के यदि आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक और नदी आकर के मिलती है। यहीं पे इसी हिस्से में एक और नदी आकर के मिलती है और उस नदी का जो नाम हम देखेंगे वह नाम क्या होगा, तो इस हिस्से से ही वो भी नदी आती है, बल्कि इसी हिस्से से आने का काम करती है। और वह यहाँ पे आकर के क्या करती है, यहाँ पे आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और जब ब्रह्मपुत्र में यहाँ पे आकर के मिलती है तो यहाँ पे इस नदी का नाम रखा गया है कौन सा, लोहित नदी। लोहित नदी नाम रखा गया है, लोहित नदी। और इस लोहित नदी की यदि विशेषता की बात करते हैं तो इसको रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। नाम क्या दिया गया है, रेड रिवर का नाम दिया गया है। भैया रेड रिवर का नाम क्यों दिया गया है, रेड रिवर का नाम क्यों दिया गया है, तो जिस क्षेत्र से यह नदी प्रवाहित होती है उस क्षेत्र की चट्टानों में लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जब लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है तो यह नदी का जल जो होता है उस शैलों से या उन चट्टानों से क्रिया करती है और उस लोहांश की मात्रा जल में मिल जाती है। और जल में मिलने के कारण इस नदी का रंग लाल हो जाता है और लाल होने के कारण से इसी को हम क्या कहते हैं, रक्त नदी, लाल नदी या खूनी नदी कहते हैं। यह कहाँ पे प्रवाहित होती है, अरुणाचल प्रदेश में। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। किस दिशा से मिलती है, तो बाएं तट से मिलने का काम करती है। इस नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है, तो तिब्बत में हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोहित नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण तथ्य एक चीज़ और भी है, और वह एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहीं पे इस नदी पर एक पुल बना दिया गया है। यहीं पे इस नदी पर एक पुल बनाया गया है। और जो पुल बनाया गया है उस पुल की यदि हम बात करते हैं तो यह पुल का नाम क्या है, इसी पुल का नाम जो है ढोल सदिया या इसी का नाम रखा गया है भूपेन हजारिका। ढोल सदिया या भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर। और यह भारत के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक है, जो कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जा रहा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ढोल सदिया पुल या भूपेन हजारिका पुल
के नाम से जानते हैं। सदिया पुल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सदिया नामक स्थान पे है। किस नदी पर बनाया गया है? लोहित नदी पर बनाया गया है। भूपेन हजारिका पुल क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? तो असम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था भूपेन हजारिका। उनके मरने के बाद उनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने अस्वीकार कर दिया या वापस कर दिया, और वापस करने के उपलक्ष्य में, मतलब वापस करने से सरकार ने सोचा कि उनके नाम से कोई बड़ा काम करते हैं। तो इस क्षेत्र में जो पुल बना, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो उस समय भारत का जो उस समय का मतलब जब पुल बना तो उस समय भारत का सबसे लंबा पुल था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? भूपेन हजारिका पुल का नाम रखा गया। दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं तो यह नदी यहीं से असम में प्रवेश कर जाती है, और जब असम में यह नदी प्रवेश करती है तो असम में, यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या लिखा, कहीं पे लिखा है, यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे इसका नाम लिख दिया जा रहा है कि इसको दिहांग नाम दे। अच्छा हाँ, दिहांग। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं नाम, चूँकि यहाँ पे भी मैं लिखा हूँ दिहांग नदी, और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे चल रहे हैं तो इस आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, यहाँ से नदियाँ अब असम में प्रवेश कर गई, और असम क्या है? मैदानी क्षेत्र है। असम क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और असम जब मैदानी क्षेत्र है तो इस मैदानी क्षेत्र में नदियाँ प्रवाहित जब होती है यह नदी, तो इसके साथ जल की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि नदी गुम्फित मार्ग से होकर के प्रवाहित होती है। जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वह नदी क्या करती है? कटान बड़े पैमाने पे करती है, और कटान जब करती है तो गुम्फित मार्गों में प्रवाहित होती है। और गुम्फित मार्ग का मतलब क्या होता है कि नदियां अनेक शाखाओं में बट जाती है, और वह शाखाएं पुनः जा करके उन्हीं मुख्य शाखा में मिलने का काम करती है। जैसे एक मैप मैं देखता हूँ, यहाँ से नदी आ रही है तो इससे एक नदी इधर से निकल गई, हो सकता है इससे एक नदी इधर से निकल गई, इससे पुनः एक नदी इधर से निकल गई, तब तक एक नदी इधर से निकल गई, ठीक है, एक नदी इधर से निकल गई, एक नदी इधर से निकल गई, एक नदी इधर से निकल गई। तो इस तरह से निकलती हैं नदियाँ, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गुम्फित नदी कहते हैं। और इसी गुम्फित नदी में देखेंगे यह बीच का भाग क्या हो जाएगा? द्वीप का रूप धारण कर लेंगे। यह बीच का भाग जो है द्वीप का रूप धारण कर लेते हैं, और जब द्वीप का रूप धारण कर लेते हैं तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो पाया जाता है वह भारत में ही पाया जाता है, और वह इसी नदी पर पाया जाता है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका मांजुली द्वीप, जो यहीं असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक स्थान पाया जाता है। इस क्षेत्र में एक नदी आती है, इस क्षेत्र में एक नदी आती है, ऐसे प्रवाहित होकर के, और ऐसे प्रवाहित होकर के आकर के यहाँ पे मिलती है। और जिस स्थान पे ये नदी मिल रही है, इस स्थान का नाम क्या है? लखीमपुर। लखीमपुर खीरी मत समझ लीजिएगा अपने उत्तर प्रदेश का, जहाँ उत्तर प्रदेश का एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है, उसको मत समझिएगा। यह जो है आपका असम में पाया जाता है, और इसका नाम क्या है? लखीमपुर। लखीमपुर है। लखीमपुर में जो नदी आकर के मिल रही है, उस नदी की यदि हम बात करते हैं तो सुवनसिरी नाम है। इसका क्या नाम है? सुवनसिरी नाम है। और सुवनसिरी की यदि बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये मैं बता दे रहा हूँ कि यह सुवनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुवनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो असम में लखीमपुर के पास आकर के मिलने का काम कर रही है। अब यहीं पे देखेंगे लखीमपुर तथा सदिया के बीच में, क्या? लखीमपुर तथा सदिया के बीच में यहाँ पे देखेंगे एक स्थिति नई बन गई। और यहाँ पे जो नई स्थिति बन गई है, उस स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो वह स्थिति क्या है? यही स्थिति है। वह स्थिति जो है आपकी यही स्थिति है। और इस स्थिति की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे यह नदी क्या हो गई है? दो धाराओं में बट गई है। और जब दो धाराओं में बट गई है तो बीच में क्या पाया जा रहा है? एक द्वीप या स्थल खंड का निर्माण हुआ। और जिस द्वीप या स्थल खंड का निर्माण हुआ है, उसी द्वीप को नाम दिया गया है। और उस द्वीप को जो नाम दिया गया है वह नाम क्या है? इसी को नाम दिया गया है मांजुली। इसी का नाम क्या रखा गया है? मांजुली। और यह जो मांजुली है यह क्या है? नदी द्वीप है। नदी द्वीप है। और नदी द्वीप है तो इस नदी द्वीप की विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। यह क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहली विशेषता क्या होगी? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे चलते हैं तो इसे असम सरकार ने, दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो सितंबर 2016 को असम सरकार ने क्या किया? असम सरकार ने इसे जिला घोषित कर दिया। असम सरकार ने क्या किया? इसे जिला घोषित कर दिया। मतलब क्या है? यह अब असम का एक जिला भी हो गया है। ठीक है, यह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन असम सरकार ने 16 सितंबर 2016 को क्या किया? इसे जिला, शायद 8 सितंबर का दिन था, मुझे एग्जैक्ट दिन नहीं याद है, लेकिन शायद 8 सितंबर 2016 को असम की सरकार ने क्या किया? इसे एक जिला बना दिया। अब जब जिला बना दिया तो एक प्रशासनिक इकाई हो गई। लेकिन दोस्तों एक चीज़ नोट के रूप में हम देखेंगे, वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, किस अरागुया नदी पर स्थित है। लेकिन पता नहीं क्यों विश्व की जो साइटें हैं वे उसको अभी मान्यता नहीं दी हैं, इसलिए अभी भी विश्व की साइटों पे हम क्या पढ़ते हैं? माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि हमें गर्व की बात है। यही क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो एक यहाँ पे नदी पाई जाती है, और उस नदी की यदि हम बात करते हैं तो इस नदी का नाम है धनसिरी। इस हिस्से में देखेंगे नागा पहाड़ियाँ से निकलती हैं, यहाँ से इस हिस्से से यह निकलने का काम करती है और ऐसे प्रवाहित होकर के यहाँ पे आकर के मिलती है। और इसी की एक सहायक नदी और भी, 2 नदियाँ हैं। ठीक है, यह कहाँ से निकलने? देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम, और यह क्या है? त्रिपुरा है। अब देखते हैं यहाँ से जो नदी निकल रही है, इस नदी की यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? धनसिरी नाम है। इसका नाम जो है धनसिरी है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह क्या है? धनसिरी नदी कहाँ से निकल रही भैया? अरुणाचल प्रदेश से निकलने का काम कर रही है, और इसी की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? उसी का नाम जो है दोयांग नदी नाम है। दोयांग नदी नाम है। इसका क्या नाम है? दोयांग नदी नाम है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस हिस्से में 1-2 और नदियाँ निकलने का काम करती हैं। उसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी और जाती है, इस हिस्से से एक नदी और जाती है, और यह यहाँ से निकल करके ऐसे और इस हिस्से से जा करके देखेंगे बिल्कुल मणिपुर तथा नागालैंड की सीमा बनाते हुए निकलने का काम कर रही है। उसके बाद यहीं से एक नदी और निकलती है, और ऐसे प्रवाहित होकर के यह नदी पहुँचती है कहाँ पे? चांदपुर पहुँचती है, चांदपुर। और यहाँ पे देखेंगे यह 2 शाखाओं में बट गई, और बांग्लादेश के पास जाने के बाद यह 2 शाखाओं में बट जाती है। इस नदी का नाम की यदि हम बात करते हैं तो इस नदी का नाम क्या है? बराक नदी। इसका नाम क्या है? बराक नदी नाम है। और यह बराक नदी का जन्म कहाँ पे हुआ है? आपका मणिपुर में हुआ है, और यह यहाँ से आकर के 2 शाखाओं में बट गई है। तो एक का नाम है खुशीमारी और एक का नाम है पीथूमारी। और जिस स्थान पे मिल रही है इस स्थान का नाम क्या है? इसी स्थान का तो नाम है चांदपुर। इसी का नाम क्या है? चांदपुर है। और यह जो चांदपुर है इसी के नीचे इसका नाम क्या दिया गया है? मेघना नाम दिया गया। मेघना नदी के नाम से अपनी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से जानी जाती है? चांदपुर के नीचे। चांदपुर कहाँ पे? बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक है, यह बराक नदी की 2 सहायक नदियाँ आती हैं, एक का नाम है खुशीमारी, एक का नाम है पीथूमारी। इसी को सुरमा नदी के नाम से भी जानते हैं। यही जो नदी है बराक नदी, इसी को सुरमा नदी के नाम से जानते हैं। और सुरमा नदी घाटी भी बहुत प्रसिद्ध है। और एक नदी और आती है जो हाल ही में काफ़ी चर्चित रही है, जिसका जन्म कहाँ पे हो रहा है? जिसका जन्म त्रिपुरा में हो रहा है। उस नदी को नाम कहते हैं गुमटी नदी कहते हैं। इसका नाम क्या है? गुमटी नदी नाम है। देखेंगे यहाँ से एक नदी निकलती है इस हिस्से से, और इस नदी को नाम क्या दिया गया है? गुमटी नदी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? गुमटी नदी का नाम दिया गया है। और जो गुमटी नदी है इसकी विशेषता क्या है? यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जलीय मार्ग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसको लिखेंगे, यह करंट के लिए भी आपके लिए जरूरी है। भारत प्लस बांग्लादेश के मध्य
के मध्य क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का विकास किया जा रहा है, ठीक है। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा का विकास किया जा रहा है। यह किस राज्य से निकल रही है, अरुणाचल प्रदेश से निकल रही है, बांग्लादेश में जाकर के मिल रही है। इसका नाम क्या है, गुमटी नदी नाम है। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं तो मेघालय से कुछ नदियां जाकर के निकल के मेघालय यह है, और इस मेघालय से एक नदी यहाँ से निकल करके जाती है और इसका नाम क्या है, कोपिली नदी नाम है, कोपिली नदी नाम है। इसका नाम क्या है, कोपिली नदी। यह क्या कर रही है, कोपिली नदी कहाँ से जन्म ले रही है, मेघालय से, और मेघालय से जन्म लेने के बाद कहाँ पे जा कर के किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में असम में मिलने का काम कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये हमारी बाएं तट की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ थीं, और इन नदियों के बाद यदि हम अब बात करेंगे तो दाहिने तट की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करते हैं। और दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदियों में पहला नाम हमने किसका लिया, सुवर्णश्री का नाम लिया है, और यह सुवर्णश्री क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद दूसरे नदियों की यदि हम बात करते हैं तो एक नदी आती है कामेंग नदी। इसी हिस्से से एक नदी आती है जिस नदी का नाम क्या है, कामेंग नदी नाम है, कामेंग नदी। इसका नाम क्या है, कामेंग नदी, ठीक है। यह भी कहाँ से निकलती है, आप देख रहे हैं इधर तिब्बत से निकलती है, यह भी तिब्बत से निकलती है, और इस भारत और भूटान की सीमा बनाते हुए कहाँ पे, भारत में प्रवेश करती है तथा असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने का काम करती है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो इस हिस्से से एक नदी आती है जिस नदी का नाम क्या है, जिस नदी का नाम है मानस नदी। इसका नाम क्या है, मानस नदी नाम है। एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको देखते हैं। इसका नाम क्या है, कामेंग नदी, और इसका नाम क्या है, मानस नदी। अब इसके बाद यदि और हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे दो प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं। जो दो प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं, एक जो पाया जाता है कामेंग पर ही पाया जाता है, और उस नेशनल पार्क की यदि हम बात करते हैं तो कामेंग नदी पर स्थित जो नेशनल पार्क है, इसी नेशनल पार्क को नाम दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या नाम दिया गया है, काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी पर स्थित है, तो कामेंग नदी पर स्थित है। यहीं पे काजीरंगा, और यहीं पे मानस नेशनल पार्क पाया जाता है। यहीं पे क्या पाया जा रहा है, मानस नेशनल पार्क पाया जा रहा है, ठीक है। तो मानस नेशनल पार्क किस पर है, मानस नदी पे। दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगली नदी का नाम आता है रैदक नदी, ठीक है। अगली नदी जो आती है उस नदी का नाम क्या है, उस नदी की यदि बात करते हैं तो रैदक नदी आती है, रैदक नदी, ठीक है, रैदक नदी। और एक नदी यहाँ से आती है जो बिल्कुल क्या करती है, भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए भारत में प्रवेश करने का काम करती है। और एक चीज़ दोस्तों तो मैं तो भूल गया था, अभी तक नहीं लिखा हूँ, और वह लिखने वाली चीज़ यह है कि कौन सा स्थान है जहाँ से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो उसका नाम है धुवरी नाम है इसका नाम क्या है, धुवरी नाम है। तो धुवरी नामक स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, भारत को छोड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इसी धुवरी नामक स्थान पर आकर के यह नदी मिलने का काम करती है, ठीक है। इस नदी का नाम जो है रैदक है। इसका नाम क्या है, रैदक है, रैदक नदी नाम है, और इसका एक और नाम है, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नदियों की यदि बात करते हैं तो एक नदी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद ऐसे होकर के आकर के कहाँ पे मिल रही है, बांग्लादेश में मिलती है। और इस नदी का जो नाम रखा गया है वही नाम क्या है, तीस्ता
नदी इसका नाम है। और यह तीस्ता नदी कहाँ से जन्म लेती है? सिक्किम से जन्म लेती है। और कहाँ पे जाके बांग्लादेश में क्या करती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिलने का काम करती है। लेकिन एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देंगे, पहले का मतलब सन 1785 से पहले, सन 1785 से पहले जो यह तीस्ता नदी आपको दिखाई दे रही है, यह नदी पहले ऐसे प्रवाहित होकर के आकर के गंगा में मिलती थी। लेकिन 1785 में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उस भयंकर बाढ़ ने तीस्ता नदी ने अपने मार्ग को परिवर्तित कर दिया, और मार्ग को परिवर्तित करके आकर के किसमें? जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। तब से यह ब्रह्मपुत्र की सहायक हो गई, नहीं तो उसके पहले यह किसकी सहायक थी? गंगा की सहायक नदी थी। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान आ रहा है, इस स्थान का नाम क्या है? भैरो बाजार। भैरो बाजार नाम है। और इसी भैरो बाजार के पास क्या होता है? इधर से एक महत्वपूर्ण नदी आकर के मिलने का काम करती है। और इस महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? इसका नाम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गंगा, यहाँ पे लिखता हूँ गंगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पद्मा हो जाएगा। तो पद्मा के मिलने के बाद इस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और जैसे ही चांदपुर में यह नदी आकर के मिल गई तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम बदल दिया गया है। और नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मेघना नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा और चर्चा कर ले रहे हैं। जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु से भी बड़ी, गंगा से भी बड़ी। ठीक है, सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन पूरा हिस्सा भारत में नहीं प्रवाहित होता है। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी गंगा ही है। लेकिन गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, गंगा की सहायक ब्रह्मपुत्र नहीं है और ना ही ब्रह्मपुत्र की सहायक गंगा है। दोनों एक दूसरे में मिल जा रही हैं, दोनों अलग अलग रिवर सिस्टम है, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिलने का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार समरी के रूप में इसको रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करने के बाद पुनः जो है आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पे यदि बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? चेमालुंगडुंग ग्लेशियर। यह है कहाँ पे? तिब्बत में। तिब्बत में कौन सा पर्वत है? कौन सा? कैलाश। कैलाश के पास पर कौन सी झील है? मानसरोवर। उसी मानसरोवर में चेमालुंगडुंग ग्लेशियर स्थित है, और उसी के बगल में यांगशी ग्लेशियर है, और इसी यांगशी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म होता है। इसको चीन में किस नाम से जानते हैं? यालुंग जंगपु के नाम से जानते हैं। इसका यहाँ पे नाम क्या है? सांगपो या सांपू नाम है। कहाँ पे? तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नाम है? दिहांग। उसके बाद यदि आगे चलते हैं तो नामचा बारवा के निकट यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तथा दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो मांजुली द्वीप का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धुवरी नामक स्थान से यह भारत को छोड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भैरो बाजार के निकट पद्मा मिल जाती है, तो पद्मा के मिलने के नाम से इसको पद्मा कहते हैं। चांदपुर के निकट मेघना मिल जाती है, चांदपुर के निकट बराक की वितरिकाएं मिल जाती हैं, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। अब जब इसके उपनामों की यदि हम बात कर लेते हैं तो देखिए यालुंग जंगपु किस कहाँ पे कहते हैं? चीन में। सांगपो या सांपू कहाँ पे कहते हैं? तिब्बत में। दिहांग कहाँ पे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कुल्लम बुथुर कहाँ पे कहते हैं? बोडो जनजाति के लोगों द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे कहते हैं? असम में। जमुना कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में। पद्मा कहाँ कहते हैं? भैरो बाजार में। भैरो बाजार में जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और मेघना कहाँ पे कहते हैं? तो चांदपुर में जैसे ये नदियां आकर के मिल जाती हैं तो इनको मेघना के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक डेल्टा बन रहा है और इस डेल्टा को नाम दिया गया है कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और इसको ही सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जिसका आकार या प्रकार की यदि बात करते हैं तो यह चापाकार डेल्टा है। इसको प्रगतिशील डेल्टा भी कहते हैं क्योंकि इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हो रही है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। हमारी अगली क्लास जो चलेगी वह गंगा नदी तंत्र पे चलेगी, और क्या हो जाएगा? यहीं से हिमालयी नदी तंत्र समाप्त हो जाएगा। और उसके अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र 2 दिन का होगा। मतलब आज से एक दिन गंगा नदी तंत्र, एक दिन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी जो अरब सागर में गिरती हैं। इस तरह से रिवर सिस्टम कंप्लीट होगा। लेकिन यहीं से हम भारत के प्रमुख बांध तथा भारत के प्रमुख जलप्रपातों का भी अध्ययन करने का काम करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।